हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज लेकर आए हैं हम ओम्स लॉ। तो बेसिकली दोस्तों, ओम्स लॉ हम कुछ इजी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ओम्स ने क्या कहा और कहना क्या चाहते थे। दोस्तों, वो ये कहना चाहते थे कि अगर दो कंडक्टर अलग अलग पोटेंशियल पर हैं और उनको आपस में कांटेक्ट में लाया गया, सपोज एग्जाम्पल के लिए एक मेरा कंडक्टर ये है, ठीक है। लेट सपोज इट हैज V1 पोटेंशियल। ओके। और दूसरा कंडक्टर ये आपका V1 होगा। और लेट सपोज एक और कंडक्टर मेरा है ये, ठीक है। तो पोटेंशियल हो गया V2, उसको हमने वायर से ज्वाइन कर। दोस्तों, होगा क्या? होगा ये कि इनके बीच में एक करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक है, क्यों फोन फ्लो होने लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे। यहाँ पर एक्सेस है, वहां से जहाँ डेफिसिट है वहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है। और ये कब तक चलता रहेगा? जब तक इसका कंप्लीट पोटेंशियल कॉमन ना हो जाए, वी ना हो। ठीक है। कंडक्टर में तब तक मेंटेन रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम ना हो। क्लियर है? तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप पता लगा। क्या रिलेशनशिप पता लगा? कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। क्लियर है दोस्तों? The directly proportionality between current and potential difference implies that if the potential difference across the ends of the conductor is double, the current flowing is also doubled. तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो करंट भी डबल हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। दोस्तों, अगर ओम्स लॉ आपसे पूछा जाए, अगर आपसे कहा जाए एग्जाम में ओम्स लॉ लिखिए, तो दोस्तों पहले समझ लेते हैं ओम्स लॉ में लिखना क्या है। इसमें बहुत गलतियां लोग करते हैं। ठीक है, तो आप आराम से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट आई flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference potential difference applied across its। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये डेफिनेशन ख़त्म नहीं हुई है। जनरली लोग यहीं पे करके छोड़ देते हैं, ये आगे इम्पॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये लिखना है एग्जाम में। ठीक है। फिजिकल कंडीशंस and the
टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन कॉन्स्टेंट। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग इतना ही लिखकर छोड़ देते हैं जितना ब्लैक में लिखा है, और ये आगे नहीं लिखते हैं दोस्तों। ये आपके मार्क्स कम कर सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको पूरा ये लिखना है। ठीक है, अब इसको हम समझ भी लेंगे। कहना क्या चाहता है, ये एक कंडक्टर है मेरे, और इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है डी। ये कंडक्टर हो गया हमारा, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहा है तो करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर से, यानी ये आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ये इसके एंड्स हैं, इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन प्रोवाइडेड दैट जो फिजिकल कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशंस का मतलब जैसे हो गया इसका एरिया हो गया, इसकी लेंथ हो गई, ये फिजिकल कंडीशंस हो गई। एंड टेम्परेचर, और जो उसका टेम्परेचर है इसका कंडक्टर का, वो कांस्टेंट आपका रहे। ये कंडीशन है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। क्लियर है? उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्लैरिटी आई होगी। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और चीज़ें समझते हैं। अब हमने बात कर ली है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो गया, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वी बाई आई इक्वल टू अ कांस्टेंट है। ठीक है, और दोस्तों ये जो कांस्टेंट है यही कहलाता है रेसिस्टेंस। ये कांस्टेंट ही कहलाता है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस किसका? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ऑफ कंडक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहाँ से हमारा आ जाएगा v अपॉन आई इक्वल टू आर, और v इक्वल टू आई आर, ये हमारा ड्राइव हो जाए। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं मान लेता हूँ इफ I इक्वल टू 1 एम्पेयर, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स फॉर द फ्लो ऑफ यूनिट करंट। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जो मेरा ये कंडक्टर है, जो मेरा ये कंडक्टर मैंने बनाया, अगर मैं इसके अक्रॉस एम्पियर 1 एम्पियर आपका करंट फ्लो करा दूं, तो जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेरा लगा हुआ है V, वो इस R के बराबर हो। क्लियर है दोस्तों? इसको ऐसे बोलेंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी इस ये रेसिस्टेंस R ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V, पोटेंशियल डिफरेंस V applied across its end for the flow of unit current through it। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब जैसे हमने कहा रेसिस्टेंस R क्या है? V अपॉन आई, यानी वोल्ट अपॉन एम्पेयर। ठीक है, इसको बोलते हैं ओम, ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, वोल्ट पर एम्पियर होता है ओम, यानी वी एम्पियर माइनस। क्लियर है दोस्तों? और ये जो सिंपल है, जो सिंबल है ये, को बोलते हैं ओमेगा। ये सिंबल है, इसको बोलते हैं ओमेगा। ठीक है दोस्तों, तो 1 ओम क्या हो गया? 1 ओम ये हो गया है, अगर 1 ओम मैं निकालना चाह रहा हूँ, 1 ओम मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर।
ठीक है, तो यानी क्या बोलेंगे, जो रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो 1 ओम कब कहलाएगा, जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो उसके एंड के अक्रॉस। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। देखिए, ये रेसिस्टेंस 1 ओम कब कहलाएगा, 1 ओम तब कहलाएगा जब 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा हो, लेकिन जो कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हो वो 1 वोल्ट। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ भी अगर ओम की बात करें तो यहाँ भी होता है किलो ओम, यानी 10⁻³ ओम, और यहाँ होता है मेगा ओम। ठीक है, यानी 10⁻⁶। ओके, क्लियर है दोस्तों? ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ें। अब देखिए, एक टर्मिनोलॉजी आती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बेसिकली, कंडक्टेंस है क्या? कंडक्टेंस है, ये रेसिप्रोकल है इसका, रेसिस्टेंस का 1/रेसिस्टेंस अगर कर देंगे तो आपका कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और इसको डिनोट करते हैं लेटर कैपिटल जी से। ठीक है, तो G इक्वल टू 1/R, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, R की यूनिट क्या होती है, R होता है ओम में, तो G हो जाएगा ओम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं हम, ओम इनवर्स को बोलते हैं हम सिंबल S से। S का मतलब है सीमन। ठीक है, तो इसकी जो SI यूनिट हो गई, कंडक्टेंस की जो SI यूनिट हो गई, इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट क्या हो गई, इसकी हो गई सीमंस। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? और इसको हम, जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको ओम बोलते हैं, इसको मोहो भी कहा जाता है, MHO। ये आपका ओम हो गया। तो जनरली MHO आजकल यूज़ नहीं करते, आजकल हम सीमंस ही यूज़ करते हैं। क्लियर है? बहुत क्लैरिटी आई होगी इसको आपको इस चीज़। ठीक है, अब हमने जैसा पढ़ा मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, रेशियो कांस्टेंट हो गया आपका V/I का, किसी भी वैल्यू के लिए, इसीलिए उसको हम रेजिस्टेंस कह लेते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए क्या हुआ, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर I हो गया, यहाँ पर मेरा V हो गया। ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ आपका बन गया R। ठीक है, R नहीं हुआ तो अभी बताते हैं क्या है, अभी समझ में आया। देखिए, अगर हम ऐसे लेंगे, ये एक तरह से स्लोप हम बना लें, ऐसे करके स्लोप ले लें, तो ये हो गया डेल आई और ये हो गया डेल वी। अब देखिए, डेल आई अपॉन डेल वी क्या हो गया, तो बोलेंगे 1/R। तो 1/R किसके बराबर हो गया है, कंडक्टेंस के बराबर हो गया। ठीक है, यानी जी के बराबर। क्लियर है? ये बेसिकली जी का ग्राफ, अगर हम V/I करते तब हमारा रेसिस्टेंस का ग्राफ होता है, यहाँ हमने I V करेक्टरिस्टिक बना लिया है तो 1/रेसिस्टेंस होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करें लिमिटेशन की, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ,
तो देखिए देखिए दोस्तों, लिमिटेशंस क्या क्या हैं ओम्स लॉ। इट इज ओबेड ओनली व्हेन कब, व्हेन द temperature of conductor remains constant। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो ओम्स लॉ आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो दोस्तों कोशिश की है बहुत इजी तरह से समझने की, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ओहमिक एंड नॉन ओहमिक रेसिस्टर, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये चीज़ें हम देखेंगे। अगर समय परमिट किया तो हो सकता है हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी और सुपर कंडक्टिविटी भी नेक्स्ट लेक्चर में देखें। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।